एपिसोड 20 मुहाफिज ड्रामे का ख़त्म हो चुका है और मैं रिकैप रिव्यू लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रिपिंग और हिप्नोटाइजिंग किस्म का एपिसोड था। यूँ कहें कि इसने हिलने नहीं दिया, पहलू नहीं बदलने दिया, किसी और तरफ देखने नहीं दिया, किसी और टैब को छूने और खोलने नहीं दिया। उस वक्त पता चला जब ये एपिसोड ख़त्म हो चुका था। इसका आगाज़ ज़वार बख्त में के अपने वालिद की तीमारदारी से होता है हॉस्पिटल में, चाइना में। साथ उसका चचा भी है अब्दुल। ज़वार बख्त और उसका वालिद ऐसे ही टाइम पास बातें करते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ वज़न होता है। ज़वार बख्त कहता है कि बग़ैर मतलब के, बग़ैर मकसद के भला कौन किसी को इतने पैसे देता। तो अगर बॉस ने इतने पैसे दिए हैं तो यकीनन उसका कोई मकसद भी होगा। ज़वार बख्त का बाप कहता है कि नहीं, अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बग़ैर मकसद के किसी की मदद करते हैं और जान भी दे सकते हैं। ये कहकर वो अब्दुल की तरफ देखता है। अब्दुल थोड़ा सा झींप जाता है और इधर उधर नज़रें घुमाने लगता है। इसके पीछे क्या राज है? ज़वार बख्त के बाप ने एक और बात कही थी कि चाहे ऐसे लोगों से खून का ताल्लुक़ ना हो फिर भी, तो क्या अब्दुल के साथ खून का ताल्लुक़ नहीं है? क्या अब्दुल ऐसी वफ़ादारी से पेश आ चुका है जो ज़वार बख्त के बाप के लिए ज़िंदगी भर का तजर्बा बन चुकी है, इल्म बन चुकी है? इस बात के साथ ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। हाँ, ज़वार बख्त ये ज़रूर कहता है कि मैं आप दोनों को एक होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ शाम तक, और मैं ख़ुद पाकिस्तान जा रहा हूँ। आप लोग अभी पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए, इसलिए आप यहीं रहेंगे और मुझे पाकिस्तान जाना है ज़रूरी काम से। ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीर बेहज़ाद अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है। साथ सिकंदर भी है और कुछ और लोग भी हैं, असला बरदार। और वो ये बातें कर रहे हैं कि कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं था, फिर भी उन्हें इस तरह बताया गया जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस मामला हो। इतने में फायरिंग की आवाज़ होती है और उन पर हमला होता है। अगरचे वो हमलावरों का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके कुछ आदमी ज़ख्मी हो जाते हैं और एक दो मर जाते हैं इस हमले में। ये हमला किसने करवाया है अभी हमें इसका पता नहीं है। सुलंगी एक आदमी है, ज़रियाब सुलंगी। अभी तक बात सिर्फ ये हो रही है कि ये सब कुछ ज़रियाब सुलंगी ने करवाया होगा।
जाहिर है ज़रियाब सोलंकी ने करवाया होगा तो उसके पीछे वहाब दुरानी का हाथ होगा। खैर, हम यहाँ तक इस बात से मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने अपनी जान पर खेलकर मीर बेहजाद को कवर किया और गाड़ी में बिठाया। दूसरे लोगों ने भी मीर बेहजाद को कवर किया और सामने आकर जवाबी फायरिंग की। ये सीन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आफताब के घर के सीन की तरफ चले जाते हैं, जहां पारस बेहजाद की फूफो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की फल फ्रूट पेश कर रही है। एक ही बात है, फल और फ्रूट। हमारे बचपन की आदत पड़ी हुई है। खैर, फल पेश कर रहे हैं और खुद काट कर खिला रहे हैं। शाहीन इस सीन में एक अच्छी औरत महसूस होती है, फूफो है और उसे अपनी भतीजी से प्यार भी है। वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है। जितना इंसानी कमज़ोरी है वो उतनी ही ख़राब है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसे उस साजिश का बिल्कुल पता नहीं है जो नदीम शाह और आफताब के दरमियान रच बस रही है, बल्कि जो नदीम की ही रचाई हुई है। सच तो ये है कि आफताब भी इस साजिश का हिस्सा नहीं बन रहा। पारस बेहजाद से अपनी मोहब्बत की वजह से या फितरी बुज़दिली की वजह से, जिसका ताना उसके बाप ने उसे दिया। खैर, घर में साजिश का माहौल है और नदीम शाह अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से बरगला कर, उकसा कर, गैरत दिलाकर किसी न किसी तरीके से अपनी मदद करवाना चाहता है। वो पारस बेहजाद को अगवा करवाने में आफताब का हाथ शामिल करना चाहता है। यूँ कहें कि आफताब से मदद लेना चाहता है, उसे अपना शरीक जुर्म बनाना चाहता है, पार्टनर, क्राइम पार्टनर। इसके बाद एक अच्छा सीन आता है। 2, 3, 4 अच्छे सीन आए हैं जो मेरे जैसे इंसान को तो अच्छे लगते हैं। इधर पारस बेहजाद बेचैन है और ज़बार की कमी महसूस कर रही है, उसे मिस कर रही है। उधर ज़बार बख्त पारस के बारे में सोच रहा है कि कैसी बेमरवत खातून है, एक बार भी फ़ोन नहीं किया, अबू का हाल भी नहीं पूछा, एक मैसेज ही कर देती। दोनों तरफ ज़बार बख्त और पारस बेहजाद खुद कलामी में मसरूफ़ हैं। दोनों अपने अपने तौर पर फ़ोन उठाने लगते हैं लेकिन फिर रख देते हैं। दोनों की अना और ख्वाहिश में अना जीत जाती है।
बहरहाल हम देखते हैं कि ज़वार मीर बेहज़ाद को एक मैसेज करता है और उसे अपने आने की, अपने चाइना से निकलने की इतला देता है। मीर बेहज़ाद हॉस्पिटल में अपने ज़ख्मियों की इयादत करता है और उनकी मजाज पुरसी करता है और उन्हें हौसला देता है। इसी इसना में सिकंदर मीर बेहज़ाद को वापस जाने पर उकसाता है। मीर बेहज़ाद अगरचे अपने मज़ारों के साथ रहना चाहता है, उनकी ढारस बंधाना चाहता है, लेकिन सिकंदर कहता है कि वो वहाँ मौजूद है, यानी सिकंदर खुद वहाँ उनके पास रहेगा हॉस्पिटल में। मीर बेहज़ाद को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि पारस बीबी की ज़िंदगी को ख़तरा है। इस तरह हम देखते हैं कि मीर बेहज़ाद वापस निकल खड़ा होता है। दूसरी तरफ पारस को आफताब और उसके घर वाले शाहीन के अलावा आफताब और उसके अब्बू मजबूर करते हैं कि वो घर से बाहर निकले। आफताब इस काम में शामिल नहीं होना चाहता। वो अपने अब्बू के कहने पर पारस को उकसाता तो ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादा फोर्स नहीं करता। वो अपने हाथ से काफ़ी बनाकर सबको पिलाता है और कहता है कि सोचता है कि किसी तरीके से ये वक्त टल जाए। लेकिन नदीम शाह अपनी बात पर मुस्तिर है और वो अपने बेटे को और पारस को बार बार इस बात पर उकसाता है कि वो बाहर जाएं। पारस अपने तौर पर लॉन में खड़ी है, अपनी सोचों में गुम है और ज़वार बख्त की कुछ बातें याद करके अपने आप से हंस रही है। उधर नदीम शाह अपने बेटे को कहता है कि जाओ उसे बाहर ले जाओ, किसी न किसी तरीके से वर्गलाकर बाहर ले जाओ। बेटा कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती और बेटा आफताब की नीयत भी नहीं होती। इस बात का क्रेडिट हम आफताब को देते हैं। नदीम शाह ने आफताब के जहन में वहाब दुरानी का इतना खौफ बैठाने की कोशिश की है कि आफताब अपने बाप की इस बात पर चुप कर जाता है जब भी वो ये बात करता है वहाब दुरानी के डराने की, डर और खौफ की। खैर हम देखते हैं कि कॉफ़ी वाले सीन के बाद पारस बेहज़ाद इस बात पर राज़ी हो जाती है कि वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाएगी जिसकी के बर्थडे भी है और जिसने शुमी किस्मत से बदकिस्मती से फ़ोन भी कर दिया। वो अपने कमरे में तैयार होने चले जाती है और उसके बाद एक अच्छा सीन आता है, बिल्कुल वही लान के सीन की तरह, जिसमें वो ज़वार बख्त को अपने करीब महसूस करती है और हंस पड़ती है उसकी बातें याद करके। इस तैयारी वाले सीन में भी उसे महसूस होता है कि ज़वार बख्त उसके पास ही खड़ा है और कह रहा है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन
मेड आकर उसे बता रही है कि आफ्ताब साहब इंतज़ार कर रहे हैं, और वो हैरान होती है, अपने चेहरे को बार बार छू कर देखती है कि वो सोई तो नहीं हुई। वो हैरान होती है कि वो क्या सोच रही थी। खैर, ये दोनों तीनों सीन अच्छे होते हैं। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में, इन दोनों के दिल में अपनी जगह बना रही है। पारस और दोनों जवारबर अभी तक इस बात से इनकार कर रहे हैं और इसे शौरी सतह पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके अंदर कोई चीज़ एक दूसरे को चाहना शुरू कर चुकी है, एक दूसरे की कमी महसूस करना शुरू कर चुकी है और एक दूसरे को मांगना शुरू कर चुकी है। ये मोहब्बत की इब्तिदा है। मोहब्बत टेकिंग रूट्स इन देयर हार्ट्स। अच्छे दिन होते हैं जी, सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहते। मोहब्बत के शेड्स आते जाते हैं साए की तरह, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ फीलिंग्स में मुब्तला करते हैं, लेकिन फिर भी ये सीन अच्छे थे। पारस behzad को हाकिम और कोई दूसरा नौकर है उसके साथ बाहर भेज दिया जाता है और नदीम शाह बिल्कुल राब्ते में है, बल्कि हर पल राब्ते में है, और वो वहाब दुरानी को लम्हा लम्हा खबर दे रहा है। वो उसे बता देता है कि पारस बाहर आ चुकी है और अपनी गाड़ी में है, और अगर नौकरों का कुछ करना पड़ा तो वो भी उसे इजाज़त है। खैर, मीर behzad नदीम शाह के घर पहुंच जाता है और जैसा कि डर था उसे वहाँ पारस नहीं मिलते। वो बहुत चीखता चलाता है कि मेरे कहने के बावजूद तुम लोगों ने उसे क्यों जाने दिया, लेकिन नदीम शाह मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो कोई इकदाम ना उठा सके और वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजर जाए। वो टाल मटोल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है, इसलिए वो मीर behzad को परेशान ना हो, बैठें, आराम करें, पानी पिएं, खाना खाएं, इस तरह की फजूल बातों में उलझाने की कोशिश करता है। आफ्ताब की गाड़ी ख़राब है, आफ्ताब को अपनी गाड़ी दी है, वो अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया है, इस तरह करके वो उसे मीर behzad को बहलाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजर जाए और वो कुछ ना करे। खैर, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और ये बेचैनी व्यूअर्स के अंदर भी बढ़ रही है। जो जो बेचैनी बढ़ती जाती है, व्यूअर्स भी ड्रामे में गुम होते जाते हैं। खैर, पारस behzad अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में मसरूफ़ है और उसे इन चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं है। मीर behzad जवार को फ़ोन करता है कि वो पारस से रब्ता करे
और उसे इंस्ट्रक्शंस दे। ज़वार पारस से रब्ता करता है और उसे उस लोकेशन से बाहर आने की इजाज़त नहीं देता और कहता है कि जब तक वो ना कहे वो उस लोकेशन से बाहर नहीं आएगी जहां वो इस वक्त मौजूद है और जिसकी लोकेशन पारस ने सेंड भी की है ज़वार बख्त को। लेकिन पारस की हठधर्मी और खुदसरी उसे मजबूर करती है और वह बाहर आ जाती है। यह हो सकता है कि ज़वार बख्त ने ही उसे बाहर आने का कहा हो, लेकिन ज़वार बख्त के पहुंचने से पहले वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। कहानी में हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि ज़वार बख्त ने उसे बाहर आने का कहा था कि नहीं। हमें यही महसूस हो रहा है कि पारस अपनी खुदसरी की वजह से बाहर आई और घर की तरफ अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ चलने लगी। इतने में वहाब दुरानी के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। अगले ही लम्हे ज़वार बख्त वहां पहुंच जाता है और उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी करता है जो कि कामयाब नहीं हो पाते। ज़वार बख्त उनका पीछा करता है, अपनी गाड़ी में उनका पीछा करता है और दोनों के दरमियान वहाब दुरानी और ज़वार बख्त के दरमियान गोलियों का, वहाब दुरानी के आदमियों और ज़वार बख्त के दरमियान गोलियों का तबादला होता है। ज़वार बख्त को कंधे पर गोली लगती है। गाड़ी में मुसलसल वहाब दुरानी की गाड़ी में पारस बहजाद मुसलसल रेजिस्ट कर रही है। एक मौका पर वो बंदूक छीन लेती है और उसे अगवा करने वाली खतून पर तान लेती है। ये एक अच्छा मौका था, अगर वो कायम रहती तो ये एक अच्छा मौका था जो पारस बहजाद ने गंवा दिया। बहरहाल वो खतून उसे बेहोश कर लेती है और बंदूक भी छीन लेती है। ज़वार बख्त को गोली लगने की वजह से वो ड्राइविंग के काबिल नहीं रहता और एक जगह पर गाड़ी रोक लेता। उसके बाद वो सिकंदर को फ़ोन करता है और बताता है कि पारस किडनैप हो चुकी है। सिकंदर ये इतला मीर बहजाद को नदीम शाह के घर पहुंचाता है कि पारस किडनैप हो चुकी है। शाहीन को इस बात का बिल्कुल नहीं पता और उसे यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल नदीम शाह अभी भी मीर बहजाद को टाल मटोल में मसरूफ रखना चाहता है ताकि वो कुछ कर ना सके। ताहम मीर बहजाद सिकंदर को कहता है कि वो डीआईजी को फ़ोन मिलाए और उसे पारस को अभी के अभी बाजियाब कराने का आर्डर दे, हुक्म दे, मतलब कहे। खैर हम देखते हैं कि मीर बहजाद टूट चुका है। उसे जिस बात का खदशा था वो हो गया और ये सब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया। उसे ज़मीनों पर बुलाया गया, घर से दूर किया गया, पारस को अकेला किया गया, नदीम शाह उनके साथ मिला हुआ था और इस तरह यह सारा काम हुआ। ज़वार बख्त पहले ही जा चुका था। तो पारस बहजाद को अगवा कर लिया गया। इस एपिसोड के एंड पर कहानी यहाँ तक पहुंची है। ये एपिसोड मजमूई तौर पर डायरेक्शन और राइटिंग का कमाल नज़र आता, स्क्रिप्ट राइटिंग का कमाल नज़र आता। पिछले सारे एपिसोड्स भी 5, 7, 8 और ये भी
ये अपनी डायरेक्शन और स्क्रिप्ट की वजह से कामयाब रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हर चीज़ से कोशिश की है राइटर ने और डायरेक्टर ने लोगों को एंगेज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखने की। तो कहानी इस तरह चलाई जा रही है कि सस्पेंस बरकरार रहे। एक वेव ऑफ मिस्ट्री भी है जो समझ नहीं आने देना चाहती कि क्यों उसका फ़ोन आता है उसकी दोस्त का उस वक्त, जबकि वो उसे कन्विंस कर रहे हैं घर से बाहर भेजने के लिए और वो नहीं जाना चाहती, और उसकी फूफो भी उन्हें रोक रही है कि वो क्यों उसे फोर्स कर रहे हैं, और क्यों एकदम जब वो हार चुके थे उन्हें एकदम फिर मौका मिलता है और वो उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना लाजमी करार देकर एक बार फिर कायल करना शुरू कर देते हैं। खैर, पारस शहजाद के हर धर्म होने की वजह से कहानी के बहुत से एपिसोड आगे पीछे हुए हैं, मूव किए हैं, कैरेक्टर्स सामने आए हैं, कहानी आगे बढ़ी है, नई बातें सामने आई हैं। इसमें भी पारस शहजाद की खुद सारी मोटिव बनती है इस सारे किडनैप के सीन का। बहरहाल ये एक अच्छा एपिसोड था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।